हे एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट उठिए और आज हम लोग पढ़ेंगे कॉटन के बारे में और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, उसको भी मैंने ऐड किया हुआ है। क्वेश्चन देख करके तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक मैंने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी। सुबह सुबह मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी और बीच में मैंने वीडियो कुछ काम आ गया तो मुझे पॉज करना पड़ा और उसकी वजह से फिर मैं आई और मैं वीडियो को फिर से कंटिन्यू कर ही नहीं पाई। पॉज करके ही मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर दी और सिर्फ आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई। अब उसके बाद से मैं दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड करी, तो आप लोग इसको देखना ज़रूर और करना शेयर वगैरह, क्योंकि मान के चलिए इसमें मेरी डबल मेहनत लग गई है। फिलहाल ठीक है, मेहनत से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि मैं आधी वीडियो ही अपलोड कर दूं, पर मैंने नहीं किया। अब आप लोग सोचेंगे कर देना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम हमारा है उसको हमें पूरा ही करना चाहिए। ठीक है, मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी कंटिन्यू मैंने कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी। मैं पूरा बोलती रही और मैं दोबारा से फिर वही चीज़ें बोलने जा रही हूँ, आप सोचो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि मैं भी देखिए मेहनत से घबराती नहीं हूँ, बस मेरी हेल्थ ठीक हो। तो अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं, तो मेहनत से आपको नहीं घबराना। अगर आप अपने डिस्कम्फर्ट ज़ोन से बाहर जा करके, डिस्कम्फर्ट ज़ोन में जा करके आप मेहनत करते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो आपको फिर जब वो चीज़ मिलती है तो बहुत मज़ा आता है। अब मैं दोबारा से मेहनत कर रही हूँ, देखिए मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। फिलहाल आते हैं अपने फटाफट उस पे। आज का देखिए जो एक लाइन है आपके लिए और हमारे लिए, अपने बीते हुए कल को अपने आज का ज़्यादा समय ना लेने दें। तो बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पास्ट कुछ ऐसा था जो आपके फ़ेवर में नहीं था या अनडिज़ायरेबल था, आपके लिए बहुत एप्रोप्रिएट नहीं था, है ना? तो उसको आप बार-बार सोचिए मत। अपने पास्ट की बातों की वजह से आप अपना प्रेज़ेंट मत ख़राब करिए। अभी प्रेज़ेंट में तो आप ठीक है ना? तो प्रेज़ेंट में भी आप जो कर रहे हैं उसको आप कीजिए, मन लगा के कीजिए। उसकी पहले की बातों को लेकर के अपना आज मत ख़राब करिए। आज आप जिस सिचुएशन में हैं, वहाँ पर आप सीखिए, समझिए चीज़ों को, अपनी समझ को बढ़ाइए। क्योंकि देखिए वो बात जो बोली जाती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जब आप पॉज़िटिव होकर के सोचेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो पॉज़िटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉज़िटिव रहेंगे तो हमें हर चीज़ का कोई न कोई छोटा-मोटा सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। तो चलिए अब आज हम लोग फटाफट आते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, कल की एक गलती हुई थी मेरी, उस गलती के लिए आई एम वेरी सॉरी। सॉरी इसलिए क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उल्टा लिख दिया था। लिनन के जो लंबे रेशे होते हैं उनको लाइन बोला जाता है और मैंने यहाँ पर टो लिख दिया, और छोटे छोटे रेशों को बोला जाता है टो। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, तो बहुत अच्छा किया। आंचल आंचल नाम था उनका, आंचल ने मैसेज किया था। आप लोग भी देखा करिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ क्रॉस चेक किया करिए। कहीं से भी आप कोई कुछ भी चीज़ पढ़िए, उसकी क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, चाहे आप मेरे वीडियो से पढ़िए, चाहे आप किसी की वीडियो से भी पढ़िए। देखिए, जब हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न की भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनती है। रिसोर्सेज जितने कम, आपकी समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आपका उतना ही क्लियर रहेगा। खैर, अब तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, लिनन के लंबे रेशे को लाइन कहते हैं और छोटे रेशे को टो कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कपास पे। कपास के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। तो कपास का देखिए कुछ कपास क्या है। कपास का जन्मदाता भारत है। कपास को रेशों का राजा कहा जाता है। इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है वाइट गोल्ड, इसका अन्य नाम है। विश्वव्यापी रेशा है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। रेशों का राजा भी कहते हैं। रेशों का राजा कपास को, रेशों की रानी रेशम को। इसके बाद जो आपका कपास है, ये अरेबिक भाषा के कुटुन शब्द से बना है। किससे? कुटुन शब्द से बना है। इसके बाद इसका 5000 वर्ष पहले ही इसका प्रचलन है कपास का। ठीक है, फिर है ऑल्सो नोन एज ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली। ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली क्यों? क्योंकि कपास का कपड़ा और उसका फैब्रिक इतना अच्छा होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब जो लोग भी यूपी में हैं, दिल्ली में है, बिहार में है, एमपी में है, गर्मी यहाँ पर कितनी ज़्यादा होती है। तो सोचो, गर्मियों में हम लोग कपास की तरफ ही भागते हैं कि सूती कपड़ा मिल जाए, सूती दुपट्टा मिल जाए, मतलब जो भी चाहिए सब सूती फैब्रिक वाला ही चाहिए। तो सोचिए अगर वो ना रहे तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाए। तो हमारी बॉडी के लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है, पसीना सोखता है, ठंडा ठंडा फील कराता है ना? धोने में, इस्त्री करने में, सब चीज़ में आसान होता है, ईजी टू हैंडल है। तो इसलिए इसको बॉडी फ्रेंडली बोला गया है। फिर नेक्स्ट है, इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता हमारा प्यारा भारत है। उत्पादन में इस समय कौन है सर्वप्रथम? चाइना है आपका। इसके बाद जलवायु कैसी चाहिए इसके उत्पादन के लिए? उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए इसके लिए। मिट्टी कैसी चाहिए इसकी खेती के लिए? काली मिट्टी हो और रेतीली हो प्लस, और इसके बाद या फिर आपकी रेगुर मिट्टी भी हो तो भी चलेगा। फिर दूसरा है कि अगर आपकी मिट्टी एल्कलाइन है, मतलब कि क्षार युक्त मिट्टी है अगर आपकी, तो वहाँ पर लंबे रेशे वाली कपास का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बाद है, ये 1 वर्षीय पौधा है, मतलब 1 वर्ष में पूरा इसकी खेती होती है। करीब करीब 200 दिन इसके लग जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मैंने देने की कोशिश करी है।
देखिए यहाँ पर बीज को बो दिया जाता है, सीड प्लांटिंग, ठीक है। इसके बाद बीज क्या होता है, जर्मिनेशन होता है उसका, बीज के अंदर अंकुर निकलते हैं, फिर थोड़े से स्प्राउट्स हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। इसके बाद ये क्या होता है, सीडलिंग हो जाती है। अब पेड़ से मतलब बीज से पूरा क्या हुआ, ये देखिए छोटा सा पौधा निकल गया है। इसके होने के बाद पूरा प्लांट अच्छे से पूरा बड़ा प्लांट हो गया है इसका, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसमें देखिए फ्लावर आ जाएंगे। फ्लावर होने के बाद इसमें कपास लग जाएगा, मतलब कि वही जो पॉड्स होते हैं बीज के साथ साथ थोड़े थोड़े देखिए हो गया है फल इसका। और इसके बाद सबसे फाइनली में क्या होगा, ये देखिए फ्रूट्स विथ सीड्स। तो इसमें क्या होगा, बीज भी आ गया और ये कपास का देखिए वाइट वाइट रेशा भी आ गया है। इसी को हम लोग यहाँ पे, इसी को हम लोग नोच नोच के इकट्ठा करते हैं, इसी को बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस, सॉरी हार्वेस्टिंग प्रोसेस इसी को बोलते हैं। क्योंकि यहाँ से अभी हम लोगों ने ये जो देखा, ये वाइट वाला आपको दिख रहा है, इसी को नोच नोच के रखा जाता है, ठीक है। चलिए ये आपको एक बार देख लेना, ऐसे देखना क्या समझने के लिए ज़रूरी है। फिर है, जब इसके पौधे 3 इंच के रहते हैं तो इनमें वीडिंग की प्रक्रिया करी जाती है। वीडिंग मतलब क्या है, अगर आप लोग गांव में देख रहे होंगे, जो लोग इस समय गांव में होंगे, धान की खेती करी गई थी, तो जब धान थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1-2 महीने बाद धान लगाने के बाद उनकी निराई की जाती है। खेत में जो छोटे मोटे खरपतवार होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब खोद खोद के निकाल दिया जाता है उनको। तो उसी तरीके से कपास का भी, जहाँ खेती करी जाती है कपास की, वहाँ से भी उनको खरपतवारों को निकाल दिया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं वीडिंग, हिंदी में बोलते हैं निराई। कपास के जो फूल होते हैं वो शुरू शुरू में कैसे होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं, बाद में ये बैगनी कलर के हो जाते हैं। और कपास के जो पौधे की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 3 से लेकर के 6 फीट तक होती है। अगर इंच में आप देखें तो मुझे लगता है कि 30-35 से लेकर के 144-45 इंच तक का हो जाता है, ठीक है। आगे शायद है मेंशन। इसके बाद भारत में पाई जाने वाली कुछ कपास की किस्में हैं। आपको इसमें मैंने सिर्फ नाम ऐड किया हुआ, तो आपको सिर्फ नाम समझना है, क्योंकि किसी किसी एग्जाम में अभी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कपास की किस्म कौन सी है, इतना ही पूछ लिया जाता है। अभी शायद ये आपका अमरावती कपास या फिर आपका हिंगम घाट कपास के बारे में पूछा गया था। तो देखिए कोमठा कपास है आपका, फिर आपका हिंगम घाट कपास है, फिर अमरावती कपास है, ब्रॉड सूरत कपास है, धारवाड़ कपास है आपका, ठीक है। नाम बस आप देख लीजिए, अभी यूजली कहीं ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन हाँ अमरावती और हिंगम घाट पूछा गया था आपका। फिर है फ्रीनी घाट कपास, क्या है, फ्रीनी घाट कपास, बंगाल कपास, धौलराज कपास, सिंध और पंजाब कपास। एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आजकल आपको पता है कि जितने भी बीज हैं या जीन्स हैं, तो इन सब चीज़ों का मतलब वही प्रजातियां आप कह सकते हो। तो कई चीज़ों की प्रजातियों में क्या किया जा रहा है, मॉडिफाई कर दिया जा रहा है उनको और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जा रहा है, उनकी क्वालिटी को और ज़्यादा अपडेट कर दे रहे हैं या उनकी क्वालिटी को चेंज कर दे रहे हैं। तो इस तरह के आजकल बहुत सारे बीज बन रहे हैं कि उनको बीजों में एक्सपेरिमेंट कर करके उनके बीज की क्वालिटी, उनका जीन ही बदल दिया जा रहा है। तो उसी तरीके से, और जीन क्यों बदला जा रहा है, कि हमें जो भी फसल हो या किसी भी चीज़ का अगर बदला जा रहा है, चाहे कोई फसल हो, चाहे कोई भी अनाज हो, कुछ भी हो, तो उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो जो आपकी कपास की प्रथम जीन संवर्धित किस्म है उसको बोलते हैं बीटी कपास। कहने का मतलब ये है कि कपास के भी बीजों के साथ इस तरीके का हेर फेर किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया, ताकि उनका प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी, ये सब चीज़ें और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले जिस जीन के साथ, मतलब कपास के जीन के साथ जो संवर्धित किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया, उसका नाम है बीटी कपास, याद रखना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, भारत, चीन, अमेरिका और मिस्र में, ठीक। मैक्सिको और यूएसए में कपास हेतु उत्तम जलवायु और भूमि पाई जाती है। मतलब कि जो मैक्सिको और यूएसए, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ की जो ज़मीन है, वहाँ के बहुत ही कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है। फिर है आपका 1818 में सर्वप्रथम कोलकाता में सूती मिल कारखाना खोला गया था। इसके बाद है जो आपके पूरे विश्व में अधिकांश भाग में, मतलब पूरे विश्व में अधिकांश भाग में कपास की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है, अपलैंड प्रजाति, क्योंकि ये प्रजाति आपकी बहुत अच्छी होती है। और अपलैंड प्रजाति का जो कपास होता है वो आपका मैक्सिको और यूएसए में ज़्यादा उगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश भाग में, ठीक है, सब जगह नहीं, अधिकांश भाग में। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है अपलैंड कपास कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको और यूएसए में। इसके बाद है आपका समुद्री द्वीप कपास। समुद्री द्वीप कपास आपका जॉर्जिया के तट पर पैदा किया जाता है। इसके बाद ये भी शायद आपका एग्जाम में आया था, समुद्री द्वीप कपास जो है जॉर्जिया के, किस तट पे पाया जाता है, तो जॉर्जिया के तट पे। मिस्री कपास है आपका मिस्र में होने वाला, फिर मिस्री है तो मिस्र में ही होगा। फिर एशियाई कपास, तो आपका भारत, चीन, जापान में उगाई जाने वाली ये कपास है। एशियाई कपास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका भारत, चीन, जापान ये सब एशिया कॉन्टिनेंट में ही पड़ता है, इसलिए एशियाई कपास। अब नेक्स्ट है थोड़ा सा मशीन के बारे में देख लेते हैं। जो आपकी कताई वाली स्पिनिंग मशीन होती है, उसका आविष्कार किसने किया, 1764 यानी कि 1764 में हरग्रीव्स द्वारा किया गया था। फिर एक कताई फ्रेम, जो स्पिनिंग फ्रेम होता है, उसका आविष्कार कब किया गया, 1769 में, यानी कि 1769 में, आर्कराइट द्वारा, ठीक।
फिर है म्यूल फ्रेम जो आपका होता है। म्यूल स्पिनिंग का आविष्कार किसने किया? 1779 में क्रॉम्प्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? क्रॉम्प्ट के द्वारा। इसके बाद ये भी है कि कपास के बीज को बिनौले कहते हैं या पॉड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉड्स, PODS, पॉड्स। इसके बाद कपास के पौधे की लंबाई मैंने अभी आपको बताया, इंच में आपकी इतनी होगी और उस तरीके से, फीट में उस तरीके से। फिर है आपकी कपास की विशेषताएं। अब यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग, कुछ केमिकल भी पढ़ते हैं। फटाफट शुरू करते हैं। देखिए संगठन में क्या है इसका? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक। और ये क्या है? एक सेल्यूलोजिक फाइबर है, क्योंकि ये सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक। सॉरी, मैं बार बार ठीक ठीक बोलती रहती हूँ, ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ठीक ठीक, ये सही नहीं है, सॉरी इसके लिए। चलिए अब इसमें देखिए C6 यानी कि कार्बन के 6 अणु हैं, H10 यानी कि हाइड्रोजन के 10 अणु हैं और आपके ऑक्सीजन के 5 अणु हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद सेल्यूलोज कितने परसेंट है? 90%। जल आपका 5 से 8%। फिर आपका लचीलापन कपास में बिल्कुल कम होता है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। आप ये बात को, इस बात से मतलब भली भांति आप परिचित हैं। फिर हमारा है कि इसकी जो लौ होती है वो पीली कलर की होती है और जब जलाया जाता है तो कागज़ के जलने के समान इसकी गंध आती है और कागज़ के समान ये जलता है। लंबाई कितनी है? 1/2 इंच से लेकर के 2.5 इंच, मतलब कि आधा इंच से लेकर के 2.5 इंच तक की इसकी लंबाई होती है इसके रेशे की। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं कपास के तंतु को तो कैसा दिखता है? ये चपटी घुमावदार नलिका के समान होता है और इस नलिका की भीतरी सतह खुरदुरी होती है। फिर जब आप इसको क्रॉस सेक्शनल यानी कि अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो देखने पर रेशे के मध्य भाग में स्थित नलिका में एक सफेद रंग का द्रव होता है जिसे हम लोग ल्यूमन कहते हैं। जो द्रव भरा होता है नलिका के अंदर उसको बोलते हैं ल्यूमन, और इसी ल्यूमन की वजह से रेशा जो है वो लंबा और मोटा होने में मदद करता है। ये जो ल्यूमन है वो उसको मोटा और लंबा होने में मदद करता है। इसके बाद जो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये मर्सराइजेशन वाला। मर्सराइज्ड कॉटन जो है, ये है आपका जो मर्सराइज्ड कॉटन अनुप्रस्थ यानी कि क्रॉस सेक्शनल में गोलाकार दिखाई देता है। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं क्या है ये, किसी एग्जाम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्सराइज्ड कॉटन में कैसा दिखेगा? गोलाकार दिखेगा। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल है इसका, लॉन्गिट्यूडनल वो, और ये आपका क्रॉस सेक्शनल। तो ये देखिए ये बीच वाली जो नली है यही है आपकी नलिका, और इसमें देखिए बीच में ये भरा हुआ है ल्यूमन, ये आपकी है, इसमें क्या ट्विस्ट दिया गया है जो, और ये बाहरी लेयर है क्यूटिकल। और ये जो अनुप्रस्थ काट में किडनी के शेप का दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? किडनी का शेप का, या कान के शेप का, या फिर बीन शेप का, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। इसमें भी देखिए बीच में ल्यूमन वाला सिस्टम भरा हुआ, बाहर वाली लेयर क्यूटिकल कहते हैं, ये आपको दिख लेना अच्छे से। फिर हमारा संरचना में क्या है कि चपटी घुमावदार संरचना कैसी होती है इसकी? चपटी घुमावदार बल खाते हुए फीते के समान दिखाई देता है। रंग कैसा है? सफ़ेद रहता है पर कभी कभी भूरा रंग हो जाता है, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो इस वजह से उसका कलर भूरा हो जाता है। डायमीटर इसका कितना है? 16 से 20 माइक्रोन, कभी कभी 12 से 20 माइक्रोन भी दिया जाता है। यहाँ पर माइक्रोन का मतलब यहाँ पर डायमीटर का मतलब ये है कि माइक्रोन की संख्या जितनी बड़ी होगी, ठीक है, रेशा आपका उतना ही ज़्यादा बारीक, उतना ही ज़्यादा अच्छा, उतना ज़्यादा फाइन क्वालिटी का, उतने ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होगा। तो मतलब यहाँ जो माइक्रोन की संख्या है ये जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आपके रेशे की क्वालिटी, आपके रेशे की जो मतलब क्वालिटी है वो आराम उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। मान लीजिए यहाँ पर 50 दिया होता, 50 से 60 माइक्रोन, इसका मतलब क्या है कि रेशा क्या है? बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो माइक्रोन से आपको ये दिमाग लगाना है। मजबूती क्या है? गीली अवस्था में 30% बढ़ जाती है, और जो मजबूती होती है उसको हम लोग हमेशा डेनियर में मापते हैं, तो डेनियर में इसकी मजबूती आपकी होगी 2.6 ग्राम प्रति डेनियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कभी कभार एग्जाम में कि 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन इज इक्वल 1/1000 मिलीमीटर, मतलब कि 1 माइक्रोन में आपका 1/1000 मिलीमीटर आपका होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी एक चीज़ क्या है कि यूनान में कपास को सिंधु नदी घाटी में पैदा होने के कारण सिंडन नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? सिंडन नाम दिया गया था। एग्जाम में कभी कभार मान लीजिए किस्मत हम लोग की बहुते बुरी हो तो पूछ लिया जाए कि सिंडन जो है यूनान में कपास का क्या नाम था, या सिंडन किस रेशे को कहा जाता था यूनान में, तो आपको सिंडन याद रखना है, ठीक है, मतलब कपास सिंडन और सिंडन कपास। फिर नेक्स्ट है सूती वस्त्र है आपका, तो हमें पता है चमक इसमें बहुत कम होती है और कैसा होता है? रफ टेक्सचर होता है, खुरदुरा होता है, घर्षण प्रतिरोधक होता है,
थोड़ा हम लोग अगर उसको घसीटें, उठाएं, पटकें, छटकें, कुछ भी करें तो ख़राब नहीं होता है, घिसते घिसते चल जाता है। ठीक है, मतलब घिसावट इसमें अच्छी मात्रा में होती है। घिसावट आप कितना भी घिसेंगे जल्दी फटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है ताप का अच्छा संवाहक होता है। तो ताप का अच्छा संवाहक है, इसीलिए तो हम लोग गर्मी में इसको यूज़ करते हैं। फिर है सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। अगर आप कॉटन का कपड़ा रोज रोज बहुत ज़्यादा धूप में सुखा रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लग जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप रहती है तो भाई थोड़ा छाया में सुखाओ या शाम के समय डालो, बहुत तेज़ धूप है। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए लिखी हुई है, प्रकाश का प्रभाव कैसा पड़ता है, हानिकारक होता है और पीलापन, वस्त्रों में पीला पीलापन आने लगता है। नमी अवशोषण की क्षमता कितनी है, 45 से लेकर के 50% तक, मतलब नमी को अवशोषित कर लेता है अच्छी मात्रा में। फफूंदी लगने का जो चांस है वो 7 से 8% है। अगर आप इसको बहुत किसी मॉइस्चर प्लेस पे रख रहे हैं, नमी वाली जगह पे, तो भी जो है इसमें फफूंद वगैरह लग सकता है। प्रत्यास्थता यानी कि आपकी जो इलास्टिसिटी है उसका पूरी तरीके से अभाव होता है, बिल्कुल भी फैलता सिकुड़ता नहीं, आपको पता है। इसीलिए हम लोग जब भी कॉटन के कुर्ते या कॉटन की चीज़ें बनवाते हैं तो हमेशा 1 या 1.5 इंच लूज रखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। फिर है आपका तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य का मतलब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि रेशे में टूटने की इसमें कितनी क्षमता है, कितना ज़्यादा आप इसको खींचेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी रेशे को आप बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं और वो जल्दी नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है। और कोई रेशा अगर आपने जैसे ही थोड़ा सा खींचा और वो टूट गया, इट्स मीन उसका तनाव सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। तो कपास की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके कपास की 1.52। एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, C फॉर कॉटन, L फॉर लिनन, R फॉर रेयॉन, इन तीनों के आपके, ठीक है, इन तीनों का जो विशिष्ट गुरुत्व है वो आपका 1.52 होता है। आपको याद रखना है, तीनों सेल्यूलोज के बने होते हैं इसलिए सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है। मैं आप लोगों को बहुत जल्द 1 या 2 दिन में इसका जो है शॉर्ट्स अवेलेबल करवाऊंगी, और जिसमें आपके सारे रेशों की स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी हुई होगी शॉर्ट्स में। 1 मिनट में आप लोग फटाफट 1-2 बार देखना, तुरंत आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोजिक फाइबर है, प्रोटीन फाइबर नहीं है। लेकिन क्षार का इस पे कैसा प्रभाव पड़ता है, एल्कलाइन का अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोज के बने हुए हैं। तो कपास और लिनन की काफ़ी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं, और उधर रेशम और ऊन की विशेषताएं एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। कारण क्या है, कपास और लिनन आपका सेल्यूलोजिक फाइबर है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, वनस्पति से प्राप्त है, और जो आपका ऊन और रेशम है वो आपका प्रोटीन फाइबर है, जांतव तंतु है, प्राणी तंतुओं से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब है रंग का पक्कापन करने हेतु, रंग को पक्का चढ़ाने हेतु, रंग उस पर कपड़े पे अस्थायी तरीके से चढ़ जाए, तो उसके लिए हम लोग फिटकरी और नमक का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें रंगों के प्रति अच्छी सादृश्यता नहीं होती है। रंगों की सादृश्यता बढ़ाने के लिए इस पर फिनिशिंग करी जाती है, मर्सराइजेशन किया जाता है, ब्लीचिंग करी जाती है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग उसको। और इसके बाद आप कॉटन पे कौन से ब्लीच का उपयोग कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी लिनन के बारे में। लिनन पे आप जिस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं वो होता है आपका सोडियम परबोरेट। क्या होता है? सोडियम, इसको मैं कल नहीं बता पाई थी, आप उसको लिख लेना, सोडियम परबोरेट। यहाँ पर बहुत ही घटिया लिखा रहा है क्योंकि मार्कर बहुत मोटा है। ठीक है, आपको याद रखना लिनन पे क्या यूज़ कर सकते हैं आप, सोडियम परबोरेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये हो गया। इसमें हम लोग तो कॉटन पे सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पसीने का प्रभाव बुरा पड़ेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका नाइट्रिक अम्ल में कपास का रेशा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। फिर है कपास पर हम लोग कौन सा रंग चढ़ाएंगे, वॉट कलर का यूज़ करेंगे, वॉट डाई यूज़ करेंगे। ठीक है, वॉट डाई चढ़ाते हैं उस पर। फिर वही पीछे वाली चीज़ फिर से लिखी गई है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद 300 से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप इस पर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर लिखना है मुझे, ताप सहन कर सकता है। ठीक है, जो प्रेस करते हैं हम लोग 300 से लेकर 320 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब हमारा है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन, मतलब कि कैसे कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, कैसे कैसे उत्पादन किया जाता है इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। तो हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, कोई यानी कि पॉड्स को एकत्र करते हैं। जो हम लोगों ने अभी देखा था वाइट था, उसको हम लोग निकालते हैं, नोच करके उसको कलेक्ट करके घर लाते हैं अपने। फिर होती है गिनिंग। तो गिनिंग की प्रक्रिया क्या है, उसके अंदर जो है जो पॉड्स होते हैं, तो पॉड्स को और रेशों को दोनों को अलग अलग किया जाता है। पॉड्स को एक किनारे किया जाता है और जो रेशे होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो बीज से रेशे अलग करना इज कॉल्ड गिनिंग। फिर है आपका सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब क्या है, क्वालिटी के आधार पर आप उसकी छटाई करेंगे।
मान लीजिए किसी कपास का कलर कुछ और है, किसी कलर का कुछ और है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत अच्छा लगा हुआ है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसके आधार पर हम लोग उसको अलग अलग कर देंगे, कैटेगराइज कर देंगे। फिर है आपका बेलिंग। तो बेलिंग में क्या होगा, गट्ठर बनाना, गांठ बांधना, मतलब कोई उसको अच्छे से साफ करके, मतलब उसकी छटाई करने के बाद जो है, ये लंबे वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, ये मीडियम साइज़ वाले हैं, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ी निम्न क्वालिटी का है, इस तरीके से उसका कैटेगराइज कर करके उसको गट्ठर बना दिया जाएगा। और एक एक गट्ठर कितने किलो का होगा, सॉरी मतलब कितना उसका वजन होगा, 500 पाउंड। ठीक है। फिर है ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। फिर उसको क्या किया जाएगा, उसकी गट्ठर बना करके उसको मील में भेज दिया जाता है। फिर मील में वहाँ पर उसकी ओपनिंग करी जाती है और ब्लेंडिंग करी जाती है, आपस में उसको खोला जाता है और उसको आपस में मिक्स करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कार्डिंग एंड डबलिंग। फिर उसकी धुनाई करी जाती है और उसकी डबलिंग करी जाती है। इसके बाद करते हैं फिर कंघी जैसे आप अपने बालों में करते हैं, उस तरीके से कंघी की प्रक्रिया करी जाती है। कंघी की प्रक्रिया करने के बाद उसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है, थोड़ा खींच करके एक दूसरे से रेशों को जोड़ करके थोड़ा सा लंबे लंबे रेशे बनाए जाते हैं। इसके बाद होता है आपको रोविंग मतलब जब लंबा लंबा थोड़ा बना दिया जाता है, तो उसके बाद उसको हल्की सी उसमें ऐंठन की प्रक्रिया करी जाती है, ऐंठन दी जाती है उसमें। अब ये देखो आप, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो सिल्वरिंग प्रोसेस है। ये देखिए इस तरीके से कंघी करने के बाद ऐसे ऐसे उसको चढ़ा दिया जाता है, ऐसे ऐसे बना करके। ठीक। इसके बाद जैसे देखिए सिल्वरिंग मतलब पोनी बनाना। तो देखिए कंघी करने के बाद और पूरा उसको खींचने के बाद क्या किया जाएगा, पोनियाँ ऐसे बनती हैं। ये देखिए पोनी मतलब क्या होता है, इसी से जो पतला पतला बनाया जाता है, आपने देखा होगा ऐसे। ये मैंने लगा दिया, देखिए मशीन में लगा दिया गया है, इस पर मैं क्यों चला रही हूँ, आप लोग खुद ही देखो इसको। ठीक। ऐसे पूनियाँ बना दी जाती हैं। अब पूनियाँ बनाने के बाद क्या होता है, स्पिनिंग करी जाती है। पूनी मतलब जो अभी मैंने आपको दिखाया, पूनियाँ बना दी जाती है। पूनियाँ बनाने के बाद उसको क्या होगा, मशीन पे चढ़ा दिया जाएगा और उसका धागा बना दिया जाएगा, कताई कर दी जाएगी, काट करके धागे बना दिए जाएंगे। अब धागा बनने के बाद का प्रोसेस आपको पता ही है, बुनाई करी जाएगी, जैसा भी बुनना हो आपको। फिर फिनिशिंग करी जाएगी। फिनिशिंग का मतलब क्या है, जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है, जब उसको करघे से उतारा जाता है मशीन से, तो उसमें बहुत सारे ग्रीजी मटेरियल, बहुत सारे मतलब उस पे उबड़ खाबड़ उसकी बुनाई रहती है, थोड़ा खुरदुरा कपड़ा होता है, ये खुरदुरा फाइबर। तो उन सब चीज़ों को एकदम उसको जो है पूरा एक स्मूथ टेक्सचर लाने के लिए, उस पे जो भी मोम वगैरह लगा होता है, जो भी मतलब ग्रीस वगैरह लगी होती है, उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए उस पर फिनिशिंग करी जाती है, ताकि वो क्या हो जाए, एकदम नीट एंड क्लीन और बड़ा अच्छा कपड़ा हो जाए, ताकि भाई उससे वस्त्र बनाए जा सके। तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनिशिंग। इसके बाद फिर फिनिशिंग करने के बाद क्या करेंगे, डाई करेंगे, कपड़े को रंगेंगे, रंगने के बाद उस पर प्रिंटिंग करेंगे। जो भी प्रिंटिंग करनी हो, रोलर प्रिंटिंग करनी हो, ब्लॉक प्रिंटिंग करनी हो, डुप्लेक्स प्रिंटिंग करनी हो, है ना, जो भी आपको करना हो वो चीज़ें उस पर करी जाती हैं। अब ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं कुछ फिनिशिंग जो आपकी कॉटन पे करी जाती है। सबसे पहली है आपकी अमोनिएटिंग पर सज्जा। अमोनिएटिंग इसलिए करी जाती है कि कपड़े को कैसा किया जा सके, सुदृढ़ता लाई जा सके, उसमें चमक आ सके, घिसावट आ सके, सॉरी घिसावट के प्रति वो जो है प्रतिरोधी हो सके, मतलब कि एंटी फ्रिक्शन उसमें क्या बोलते हैं, क्रिएट हो सके, कपड़ा जो आपका चमकदार हो जाए और जल्दी घिसे ना। ठीक। फिर है क्रेप का प्रभाव। क्रेप का प्रभाव में क्या होता है कि सलवट रोधी व सतह को सुंदर बनाने के लिए, बार बार सिकुड़े ना। ठीक है। तो उसके लिए क्रेप जो है, क्रेप प्रभाव उस पर डाल दिया जाता है। फिर है जीवाणु रोधी, यानी कि एंटीबैक्टीरियल फिनिशिंग की जाती है, ताकि कपास में क्या सके, कपास में जो है फफूंद या फिर कीड़े वगैरह लगने की संभावना कम हो जाए। तो ये 3 फिनिशिंग आपको याद रखनी है। अभी आगे और भी हैं, ये सबसे फेमस है कपास के लिए। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, आज सब चीज़ें गड़बड़ी हो जा रही हैं। हाँ सॉरी। तो ये देखिए मर्सराइजेशन हो गया। तो मर्सराइजेशन में क्या करेंगे हम लोग कि चमक, मजबूती व रंगों के प्रति सादृश्यता हेतु मर्सराइजेशन की प्रक्रिया करी जाती है। भाई उससे मजबूत हो जाता है, चमक आ जाती है, और जो रंग अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि रंग नहीं चढ़ते हैं, उनको रंग को पक्कापन करने के लिए नमक और फिटकरी का यूज़ किया जाता है। इस वजह से मर्सराइजेशन की प्रक्रिया जब कर दी जाती है तो कलर उस पर थोड़ा बढ़िया से चढ़ जाता है। फिर ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग की प्रक्रिया की जाती है सफ़ेदी लाने हेतु। अभी मैंने आपको बताया जब करघे से उतारे जाते हैं तो ब्लीचिंग की प्रक्रिया भी की जाती है, और मर्सराइजेशन की प्रक्रिया करने से पहले ब्लीच किया जाता है कपड़े को, क्योंकि जो भी उस पर लगा होता है कुल अनडिजायरेबल मटेरियल, उसको हटा दिया जाता है, ब्लीचिंग के थ्रू कपड़ा सफ़ेद हो जाता है। फिर आपकी आती है बीटिंग पर सज्जा। तो बीटिंग पर सज्जा इसलिए करी जाती है कि कपड़ा क्या किया जा सके, कपड़े को समतल और चपटा प्रभाव दिया जा सके। ऐसा होता है कि जब कपास का कपड़ा, मतलब कपास फाइबर से बुनाई की प्रक्रिया कर ली जाती है, तो कपड़ा जो
मतलब उसका स्मूथ टेक्सचर नहीं होता, उबड़-खाबड़ होता है। कहीं पे बुनाई बहुत डेंस है, कहीं पे ढीली है, कहीं पे अच्छे से सेट नहीं है। तो ये सब परिसज्जा कर के कपड़े को बिल्कुल ठीक किया जाता है, एक फाइनल टच दिया जाता है। तो ये बीटिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है कपड़े में कहीं भी अगर गाँठ है, कहीं भी उबड़-खाबड़ है, बुनाई सही नहीं है, तो उसको अच्छे से कुटाई करके उसको पूरा समतल बना दिया जाता है। जैसे लिनन में बीटलिंग परिसज्जा हो रही थी, वैसे यहाँ पर बीटिंग परिसज्जा है। फिर अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग को बहुत मज़ा आ जाएगा देखने में। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग खुद ही देखना। सूती कपड़ों की सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। क्या बोल रहा है? सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है। फेल्टिंग, मर्सराइजेशन, सनफ्राइजेशन, कैलेंडरिंग। आप बताओ क्या होगा? खैर आप कैसे बताएंगे? ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का। कब का है? यूजीसी नेट का है, 2009 में पूछा गया है। इसका आंसर है कैलेंडरिंग। क्यों कैलेंडरिंग है? आप कहोगे सनफ्राइजिंग होना चाहिए। सनफ्राइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सनफ्राइजेशन एक ट्रेडमार्क है जो ये गारंटी देता है कि ये जिस कपड़े पे भी सनफ्राइजेशन का ट्रेडमार्क लगा होगा उसका मतलब ये होता है कि ये कपड़ा सिकुड़ेगा ही नहीं। इस पर जो है श्रिंकिंग वाली परिसज्जा कर दी गई है और ये कभी नहीं सिकुड़ेगा। यहाँ पर लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? सिकुड़न निम्न प्रक्रिया से कम होती है कि सिकुड़न थोड़ी सी कम करी जाएगी, तो वो आपकी किससे होगी? कैलेंडरिंग में हम लोग स्थायी प्रेस करते हैं, लेकिन 100% जरूरी नहीं कि कपड़ा उसको कभी प्रेस ही नहीं करना पड़ेगा या फिर वो कभी सिकुड़ेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग कैलेंडरिंग के साथ जाएंगे। फिर है नेक्स्ट कि कपास से बने वस्त्र कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर प्रेस किए जा सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है 100 से 200, 300 से 320, तो 300 से 320 के हम मतलब उसके साथ जाएंगे, इतने पे ही तो हम प्रेस कर सकते हैं। फिर है सूती कपड़े की चमक, सज्जी व रंगने की योग्यता को बढ़ाने के लिए रासायनिक परिसज्जा, फुलिंग, क्रेबिंग, ब्लीचिंग, मर्सराइजेशन। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा मर्सराइजेशन में क्या होता है? चमक हो जाती है, मजबूती बढ़ जाती है और रंगों के प्रति सादृश्यता बढ़ जाती है, तो मर्सराइजेशन के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। यांत्रिक परिसज्जा का पूरा जितनी भी परिसज्जाएं हैं टेक्सटाइल फिनिशिंग की, वो सब पूरा एक क्लास मैंने करा रखा, अभी 5-6 दिन पहले कराया है, वहाँ जा करके देख लीजिए। वहाँ पे आपको यांत्रिक परिसज्जा भी मिलेगी, रासायनिक परिसज्जा भी मिलेगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत आती हैं। तो आपका ए है कुटाई, ब्रशिंग, तह डालना। फिर आपका बी है कैलेंडरिंग व ग्लेजिंग। फिर आपका सी है इम्बॉसिंग व मोयरिंग। ये मोटिंग नहीं है, मोयरिंग है यहाँ पर। इसके बाद डी है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए जो आपकी इम्बॉसिंग परिसज्जा है वो आपकी यांत्रिक भी है, रासायनिक भी है, तो हम लोग यांत्रिक में भी इसको ले ही लेंगे। बाकी आपकी कुटाई, ब्रशिंग, तह डालना, कैलेंडरिंग व ग्लेजिंग, ये सभी आपकी यांत्रिक परिसज्जा के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम लोग किसके साथ जाएंगे? डी के साथ जाएंगे। सब सही है इसमें आपका। नेक्स्ट है वस्त्र को अग्नि अवरोधकता के लिए निम्न में डुबोया जाता है। बोरिक अम्ल में, कास्टिक सोडा में, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में। तो वस्त्र को अग्नि अवरोधक मतलब ऐसा वस्त्र बनाया जाता है जिसमें आग न लग सके, आग को वो रोक सके, एंटी फ्लेमेबल। तो उसमें किसमें डुबाया जाता है? आपका जो बोरिक एसिड होता है उसमें उसको डुबो दिया जाता है, जिससे उस पर आग नहीं लगती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्राकृतिक वस्त्र में गंधक मौजूद होता है? गंधक का मतलब सल्फर। तो सल्फर के लिए पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऊन होता है सिर्फ। अब ऊन में कितने % सल्फर होता है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैंने अभी आपको परसों या नरसों ही वो क्लास हम लोगों ने करी थी, आपको याद होगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कास्टिक सोडा के गाढ़े घोल के प्रयोग से वस्त्र सुंदर तथा रेशम के समान मुलायम बनाया जाता है। इसकी खोज निम्न में से किसने करी? यहाँ पर बात हो रही मर्सराइजेशन की, ठीक है, क्योंकि मर्सराइजेशन ही ऐसा होता है, कास्टिक सोडा के साथ उसमें प्रक्रिया कराई जाती है जिससे वस्त्र आपका बहुत ही स्मूथ और बहुत ही चमक और बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो किसने करी? मधुसूदन जॉन द्वारा, जॉन मर्सर द्वारा, जॉन विलियन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये प्रक्रिया की खोज किसने करी? आपकी जॉन मर्सर के द्वारा। इनका नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, मर्सर से ही आपका इनका नाम मर्सर था, तो इन्होंने इस प्रक्रिया को क्या किया? मर्सराइजेशन नाम दे दिया। आपको याद रखना है जॉन मर्सर जी को, क्योंकि मर्सराइजेशन की प्रक्रिया इन्होंने ही करी थी और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी ही अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा इसको। फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें तो आंसर दिया गया है, फटाफट इसको कर लेते हैं। ढाका की मलमल का निर्माण होता था किससे? कपास के रेशों से। कपास के रेशों का मूल उद्गम स्थान है तो भारत है। इसके बाद है निम्न में से किस रेशों को विश्वव्यापी रेशा कहा जाता है? सफेद सोना, विश्वव्यापी रेशा, ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली, रेशों का राजा, सभी किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है, कैसी? काली या फिर रेगुर मिट्टी। इसके बाद सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? कलकत्ता में आपकी। नेक्स्ट है कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं फूल से, कली से, बीज से, कोय से। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कोय से प्राप्त किए जाते हैं। कोय यानी कि पॉड्स से, ठीक है, बीज से नहीं जाना है आपको। बीज वाले रेशे इसको कहा जाता है, लेकिन रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो यहाँ कोय से जाएंगे। कपास का पौधा होता है कितने दिन में उगता है? 200 दिन में उगता है। 1 वर्षीय पौधा होता है, डी के साथ जाएंगे।
अब हमारा थोड़े से यहाँ पर लंबे लंबे क्वेश्चन है, बट आपको घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ देखना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से सीधे सीधे आप चाहो तो नोट करके अपना नोट्स बना सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल में कपास पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जो सही रहेगा मैं साथ ही साथ लगाती चलूंगी। ये बात बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि अगर आप इन सारे अम्ल में कपास को डुबोगे तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ए इज राइट। इसके बाद है कपास को ऊन या रेशम के तंतु के समान शीघ्रता से रंगा नहीं जा सकता। ये भी बात बिल्कुल सही है, कपास पे रंग की प्रसादितता अच्छी नहीं होती है, तो बिल्कुल सही बात है, इसको आसानी से हम नहीं रंग सकते, तो ये सही हो जाएगा। फिर है अम्लीय पसीना कपास को हानि पहुंचाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, अम्लीय पसीना अगर रहेगा तो पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। लेकिन फिर फोर्थ है आपका ऑक्सीकारक विरंजकों को सावधानी पूर्वक उपयोग में लाया जाना चाहिए। ये आपका कपास से कोई इसका रिलेशन नहीं, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट है कपास की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विशेषता है? रासायनिक सूत्र इसका क्या है? C6H10O5, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये भी आपकी बात सही है। नेक्स्ट है हमारा मौलिक रूप में कपास हल्के भूरे रंग या हल्के पीले रंग की होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसे तो वो हल्का पीला या फिर क्रीम कलर का होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो भूरे कलर का हो जाता है, तो आपका सेकंड भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास में 30% तक आर्द्रता पाई जाती है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या? 30% नहीं थी, 40 से 55% तक उसमें आर्द्रता होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। फिर नेक्स्ट है इसी आर्द्रता के कारण सूती वस्त्र उष्मा से शरीर की रक्षा करते हैं। ये भी आपका सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों पर विचार करना है। कपास के तंतुओं को अच्छी तरह स्वच्छ करके आयताकार गांठें तैयार की जाती हैं। फिर दूसरा है गांठों को पटसन या पॉलीप्रोपिलीन के वस्त्र में लपेटा जाता है और लोहे की पत्तियों से कसकर बांध दिया जाता है। इसमें भी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा कि अच्छी तरह से आयताकार इसके गांठें बना दी जाती हैं, फिर इनको पॉलीप्रोपिलीन के वस्त्र में लपेटा जाता है और अच्छे से बांध करके भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बोथ आर राइट हो जाएगा, दोनों चीज़ें आपकी सही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कपास की खेती की बात कर रहे हैं। कपास की खेती कहाँ होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु में होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर है कपास की खेती के लिए काली मिट्टी और रेतीली भुरभुरी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कपास की अच्छी खेती के लिए 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर बरसात तथा यदि क्षार युक्त भूमि हो तो उतनी ही अच्छी कपास का उत्पादन होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर एल्कलाइन युक्त हमारी मिट्टी है तो वहाँ पर कपास, लंबे रेशे वाले कपास उत्पन्न किए जा सकते हैं। तीसरा भी सही है। फोर्थ है आपका इसके अतिरिक्त शुष्क जलवायु तथा बादल का होना भी आवश्यक है, तो नहीं, ये वाला आपका पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बादल के होने की जरूरत नहीं है और शुष्क जलवायु तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसमें आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है सूती वस्त्र धोने में जिस साबुन का प्रयोग किया जाता है उसमें क्षार होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा जो भी आपके सेलुलोजिक फाइबर हैं वो जो है क्षार के प्रति आपके अनुकूल होते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, जिस साबुन का उपयोग करेंगे उसमें क्षार होता ही है और वो क्षार जो होता है वो सूती कपड़े के लिए हानिकारक भी नहीं होता है। दूसरा है तीव्र क्षार सूती वस्त्रों का रंग खराब कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तीव्र क्षार का उपयोग कर दे रहे हैं तो वो कपड़े को खराब कर सकता है, तो यहाँ पर आपका भी बोथ आर राइट हो जाएगा, दोनों बातें आपकी सही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है थोड़ा सा मैचिंग वाले क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। कपास क्या होता है आपका? कपास में क्या होता है? प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी का पूरा अभाव होता है। 4 के साथ जाएंगे। मॉइस्चराइजेशन का मतलब क्या है? कपास के वस्त्रों में चमक लाता है ये। सलवटें किस में पड़ती हैं? सूती वस्त्रों में पड़ती हैं। आरोग्य पर क्या है? सूत के तंतु में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव होना। आरोग्यप्रद का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी क्वालिटी हो जो उसमें ना हो, तो उसको हम लोग मतलब कि वो उस क्वालिटी के प्रति आरोग्यप्रद नहीं है। इसके बाद अब दूसरा हमारा है, बहुत आसान है ये सब। देखिए रेशम क्या है? रेशम आपका फाइब्रिन प्रोटीन से निर्मित एक रेशा है। चिपचिपा पदार्थ कौन सा निकलता है रेशम में? सेरेसिन, जिसको हम लोग गोंद कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं एक सेकंड थोड़ा आप लोग को बता दूं। इसके बाद जो आपका रीलिंग है, रीलिंग में हम लोग किसके साथ जाएंगे? रीलिंग का मतलब होता है रेशे उतारने की प्रक्रिया, और फिर थ्रोइंग का मतलब क्या है? धागा, ठीक है। रेशम का जो धागा होता है उसमें जो रीलिंग की प्रक्रिया की जाती है, मतलब जब उसको लपेटा जाता है तो उसको थ्रोइंग की प्रक्रिया बोलते हैं। ये भी आप लोग एक पॉइंट याद रखना। अभी जितना भी हम लोगों ने किया है उसमें जो पॉइंट्स छूट गए हैं, एक दिन मैं ऐसी क्लास करा दूंगी, जो चीज़ें छूट गई हैं या फिर से मुझे और कहीं दिखेंगी तो उसका मैं एक सबका मिसलेनियस बना दूंगी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट है वानस्पतिक रेशे कौन से हैं? वानस्पतिक रेशा मतलब सेलुलोज से निर्मित है आपका कॉटन। लिनन आपका क्या है? ये फ्लैक्स के तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। रेमी आपका क्या है? रेमी जो होता है वो पानी सोखने की क्षमता इसमें खूब होती है। और जो पिना है आपका वो आपका अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होने वाला एक
रेशा आपका अनानास। फिर है आपका, फिर से विचार करना है कथनों पे, बहुत विचार करना है आज। सूत का तंतु पानी को जल्दी अवशोषित कर लेता है, ये बात बिल्कुल सही है, कॉटन ने तो कर ही लेगा। फिर नेक्स्ट है, रगड़ का उपयोग सूती वस्त्र पर किया जाता है, तो बिल्कुल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, घर्षण प्रतिरोधी होता है और घर्षण प्रतिरोधी परिसज्जा भी की जाती है। तो अगर रगड़ वगड़ लग रहा है सूती वस्त्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना भी न रगड़ दीजिएगा कि फट जाए लेकिन एक जो मतलब परिसज्जा वाली बात है। फिर नेक्स्ट है, कपास के बने वस्त्रों में प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, ये बात भी तो बिल्कुल सही है। मतलब वो कहाँ मतलब उसमें लचीलापन कहाँ होता है, बिल्कुल भी नहीं खिंचता है वो। फिर नेक्स्ट है, पानी में गीला रहने पर सूत के तंतु की मजबूती में वृद्धि हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, 20 से 30% वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, सारे सही हैं। फिर यहाँ फिर से अब आपका है, मतलब मैचिंग करनी है। रेशम का क्या है, तो रेशम कैसे प्राप्त किया जाएगा, तंतुओं की रानी बोलते हैं इसको। आपका लिनन तंतु क्या है, पटसन की छाल से। रेटिंग क्या है, रेटिंग का मतलब है आपका खमीरीकरण की प्रक्रिया, कल ही हम लोगों ने पढ़ी थी, लिनन को 4 तरीके से रेटिंग की प्रक्रिया करी जाती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कौन सी 4 प्रक्रिया थी। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, फटाफट जितने में आप दोस्तों से चैट करते हैं उतने में आप बता लेंगे। अस्थायी रंग का मतलब क्या है, नमक का प्रयोग करना, कि नमक का प्रयोग करके, फिटकरी का प्रयोग करके ही तो हम लोग रंगों को अस्थायी करते हैं, कपड़े पर रंग अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे, आप लोग बताना क्वेश्चन कैसे लगे। और ये समझ लीजिए वीडियो दूसरी बार पूरी, चलो फाइनली मैंने कर ली, और पिछली बार मैं, ठीक है चलिए 35 मिनट हो गया, कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं हुई है, मुझे लगा था कि कहीं ऐसा ना हो 40-50 मिनट की हो जाए। अच्छा हुआ, देखिए मैंने क्या कहा, पिछली वाली वीडियो मेरी पूरी 45 मिनट तक हो गई थी, पूरा 45 मिनट लगा था उसमें, और रिकॉर्ड कितनी हो पाई थी वो पूरी, मुझे लगता है कि 25-26 मिनट ही हो पाई थी। इसमें देखिए 35 मिनट में सारी हो गई, आपको 10 मिनट अब और नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अभी बहुत अच्छे क्या हैं, हाँ मतलब अच्छे ही अच्छे लगते हैं तो लगता है, बट जल्दी जल्दी शेयर कर दो, बता दो आप लोगों को। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बना लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा शेयर वेयर करिएगा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो मेरा मेहनताना मुझे मिलना चाहिए चलिए ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। कल हम लोग करेंगे रेयॉन, और रेयॉन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे जैसे उसमें पढ़ रहे हैं, और रेयॉन के क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग नायलॉन करेंगे, पॉलिस्टर करेंगे, जितने भी एस्टर हैं सब हम लोग फिनिश करेंगे। तो चलिए अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के साथ। आप लोग बताना क्वेश्चन कैसे लगे। बड़े क्वेश्चन को देख करके भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उसको पढ़ना है। जिन चीज़ों से डर लगे उसको फेस करिए, और आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार फेस कर लेंगे ना, तो फिर आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ये समझ लीजिए। और जब विजय प्राप्त होती है तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अलग ही एनर्जी, अलग ही मोटिवेशन आता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंबल से बाहर निकलना पड़ेगा। कंबल ओढ़ने का समय आ रहा है फिर से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी आप जो है चीज़ों को कर पाएंगे। तो निकलिए, आदत बनाइए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। चलिए, ज्ञान बहुत हो गया, अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।